नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट की महत्वपूर्ण क्लास, जो क्लास आपकी होने वाली है सीडीपी पेडागोजी यानी कि बाल मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली आपकी क्लास मिलती रहे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पहला है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है ना। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत, आप एक मेन पॉइंट देखिएगा, सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं। ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 4 ऑप्शन आपके हैं कि इसको हम कहेंगे नैतिक दुविधा, ठीक है, दूसरा है सहयोग की नैतिकता, और तीसरा है नैतिक तर्कणा, और चौथा है नैतिक यथार्थवाद। अब इसमें हम देखेंगे सही आंसर के बारे में। अगर जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें दिया है मोरल रीजनिंग और मोरल डिलेमा, जो आपका है नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, यानी कि दोनों में से हमें एक सही आंसर लग रहा है। अब हम बात करेंगे इसमें सही आंसर क्या है। सही आंसर की बात कर सकते हैं। सही आंसर क्या है हो सकता है, उसमें दिया है कि सही और गलत बताना है, ठीक है। अब हम जानेंगे नैतिक दुविधा क्या होता है ये और नैतिक तर्कणा क्या होता है। नैतिक दुविधा के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये मान लो अगर आप कोई सड़क पे जा रहे हैं बहुत स्पीड में, ठीक है, 2 रोड आगे मिल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं 5 आदमी, ठीक है, और यहाँ पर खड़े हैं 2 आदमी, ठीक, और आपकी गाड़ी में क्या है, ब्रेक हो गई फेल, तो आपको कहीं ना कहीं इधर ले जाना पड़ेगा या इधर ले जाना पड़ेगा। यानी कि आप चाहे इधर ले जाएं चाहे इधर ले जाएं, नुकसान तो होना ही है। अगर इधर ले जाएंगे तो ज़्यादा होगा, इधर ले जाएंगे तो कम होगा। तो यही कह रहा है, इसका हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है नैतिक दुविधा। लेकिन क्वेश्चन है सही और गलत, तो यानी कि जो नुकसान हो रहा है वो सही कभी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर हो जाएगा नैतिक तर्कणा, जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि तर्कणा जो हमारी है सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है ना। रीजनिंग का है, मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर आप सही भी दे सकते हैं और गलत भी दे सकते हैं, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक जो है भैया कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, थॉर्नडाइक जो है कहाँ के थे, ये भैया अमेरिका के थे। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। अगर हम बात करते हैं रूस के, कौन से, बायोस्की जो है भैया रूस के मनोवैज्ञानिक थे। चलेंगे नेक्स्ट पर। ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन के आपके कौन से हो जाएंगे, मैकडूगल आपके हो जाएंगे ब्रिटेन के। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, कथन किसका है। कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि कथन को तो आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा और रटना पड़ेगा एक तरीके से, मान लो तो हमारा कथन के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कथन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो इजी तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें देखेंगे सीखना, है ना, सीखना, इसमें देखेंगे लर्निंग। यानी कि लर्निंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँ, कथन आ जाए, उसमें से कम 99% है जो आंसर होता है, क्या होता है, स्किनर होता है। तो लर्निंग के बारे में सबसे ज़्यादा जो बात की थी भैया स्किनर ने की थी, तो राइट आंसर हमारा डी यानी कि स्किनर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था को किसने प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना है ना। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो हु कंसिडर्ड चाइल्डहुड एज ए पीरियड ऑफ कॉम्पिटेटिव, है ना, सोशलाइजेशन की बात की है, किसने की है। तो अगर इसकी हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा किलपैट्रिक ने की है ना, किसने, किलपैट्रिक ने। तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है एमसीएफ जो 2005 की संस्कृतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इसमें कथन जो है गलत वाला बताना है, यानी कि 3 सही है हमारा और 1 जो गलत है वही बताना है। पहला है कि विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ठीक। दूसरा है ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही है। राष्ट्र के प्रजातंत्री मूल्यों को सम्मान करना, ठीक है। परीक्षाओं में लचीलापन, बिल्कुल सही है। अगर अब एनसीएफ 2005 की बात करें भैया, उसमें विश्वविद्यालय की बात नहीं की है, उसमें भैया की है प्राथमिक लेवल और जूनियर लेवल की कक्षा की बात की गई है। तो हमारा राइट आंसर है ए, जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा गलत है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है।
यह अवस्था है ना। अवस्थाएं जो हैं भैया किसने दी थी, ये भैया जो आपके जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी उसके बारे में पूछा गया है कि सोच जो है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों प्रत्ययों से होती है, यानी कि मूर्त वाली आपकी पूछी गई है जो आपकी कौन सी होती है, तीसरी स्टेज पूछी गई है जो आपकी होती है 7 से 11 वर्ष। कहीं कहीं पर आपको 7 से 12 वर्ष मिल जाएगा, लेकिन सही तरीके से 7 से 11 वर्ष होता है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जो हमारी एक भी आती है, लास्ट वाली हमारी होती है औपचारिक जिसे अमूर्त कहते हैं, और पहली वाली हमारी होती है सेंसरी मोटर जिसे बोल सकते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, है ना, ये हमारी हो जाती है दूसरी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रतिमाह सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, है ना। एक अध्यापक जो है उसका कार्य अवधि के बारे में बात की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 45 जो है घंटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना शब्द भंडार होता है ना। शिशु के बारे में बात की गई है कि उसके दूसरे वर्ष के अंत तक उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है, 100 शब्द है, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा 100 शब्द का उसका भंडार जो है हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक गृह कार्य को गृह कार्य एवं शनिवार को शनिवार लिखता है ना। ये प्रकार की किस प्रकार की प्रॉब्लम है, ये पूछा गया है कि बालक की किस प्रकार की समस्या है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। ठीक है ना। शनिवार को शनिवार लिखता है। ठीक, अब हम समझ लेते हैं क्या है। डिस्ग्राफिया हमारी होती है लिखने की समस्या, ठीक। एलेक्सिया होती है पढ़ने की, और अफेजिया हमारी होती है ये हमारी कम्युनिकेशन की होती है, ठीक है। और डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमारी होती है लिखने की ना, पढ़ने की, लिखने की नहीं, पढ़ने की। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में अगर फर्क बात की जाए तो डिसलेक्सिया होता है इसमें पढ़ने की जो प्रॉब्लम होती है इसको सुधारा जा सकता है, लेकिन एलेक्सिया वाली को नहीं सुधारा जा सकता, इसमें यही अंतर है। अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि भैया गृहकार शनिवार को शनिवार लिखता है, यानी कि लिखने की समस्या है, तो डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने की समस्या, तो ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। असतत चर का उदाहरण नहीं है ना, ठीक है। असतत की अगर बात करते हैं, असतत जो चरण का उदाहरण नहीं है उसके बारे में आपको आंसर बताना है। चलिए देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का लिंग मेल है तो या क्या उसको बदला जा सकता है ना। क्या बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है ना, तो ये हमारा सही बिल्कुल है, तो इसको आंसर हमारा नहीं होगा, है ना। बात करेंगे अगर कोई आवासीय स्थान पर रहता है, कहीं कहीं पर पूरी ज़िंदगी वही स्थान पर रहता है ना, अपनी ज़िंदगी वही एक स्थान पर गुजार देता है। दूसरी बात करते हैं जिसका विवाह हो गया, उसके भी एक ठप्पा लग गया, इसका विवाह हो गया, है ना, इसको भी हम अविवाहित नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको हम अविवाहित नहीं लिख सकते हैं जिसका विवाह हो सकता है, तो यानी कि 3 हमारे सही हो गए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आयु की बात करेंगे, बच्चा अगर आज 10 वर्ष का है तो कल 11 वर्ष का होगा, यानी कि उम्र उसकी बदलती रहती है, तो राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। चलेंगे साथियों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानवतावादी सिद्धांत अधिगम से संबंधित है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी जो हमारा इसका है राइट आंसर रोजर्स हो जाएगा। बहुत जगह आपको मैस्लो मिल जाएगा, लेकिन ये आंसर आपका राइट नहीं है, रोजर्स जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि SOR जो थ्योरी नहीं सूत्र लिखा है ना, SOR सूत्र के प्रतिपादन करता कौन है, ठीक है। SOR थ्योरी अगर लिखा होता, अगर यहाँ पर SOR थ्योरी था तब हमारा राइट आंसर थॉर्नडाइक हो जाता, ठीक है, थॉर्नडाइक तब हमारा राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर भैया SOR फार्मूला यानी कि सूत्र की बात की गई है, तो हमारे सारे के सारे जो हैं भैया, सारे के सारे आंसर जो हैं गलत हैं। SOR सूत्र के इसमें कोई आंसर नहीं दिया है, तो राइट आंसर क्या है इसका, वुडवर्थ जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुडवर्थ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन में भी नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि व कभी पश्चात दृष्टि होती है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। अगर कथन की बात करते हैं, ये कथन किसने दिया था, राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये कथन भैया किसका है, वुडवर्थ का है। किसका है, वुडवर्थ का है, तो बी हमारा जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट है कि पुस्तक अनलिमिटेड मेमोरी के लेखक कौन है। पुस्तक जो है अनलिमिटेड मेमोरी के लेखक कौन है, तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो केविन हार्सले है ना, यही है हमारे अनलिमिटेड मेमोरी पुस्तक के लेखक हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट है छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा संवेग छात्र के अंदर कब रहते हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो राइट आंसर की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा संवेगों का दौर रहता है वो रहता है भैया किशोरावस्था में। कब रहता है? किशोरावस्था में। बहुत ज़्यादा उथल पुथल की जो काल कहा गया है ये हमारा किशोरावस्था है। चलेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था। प्रयोग जो है किसने किया था, इसके बारे में बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्मन हो जाएगा। इन्होंने भैया आईक्यू का भी प्रतिपादन किया, मतलब बुद्धि लब्धि के बारे में बात की थी कि ना, टर्मन ने की। तो राइट आंसर टर्मन हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। हमारे मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है ना। शरीर से तुलना की गई है मस्तिष्क के भार से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भैया मस्तिष्क का जो भार होता है 2% होता है शरीर के भार से। अगर हम बात करते हैं जो बच्चा होता है जिसका जन्म हुआ होता है उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, उसका होता है भैया 300 से 400 जो ग्राम है ना, 300 से 400 ग्राम जो है भैया बच्चे की मस्तिष्क का भार होता है। अगर हम बात करें वयस्कों की कितना होता है, इनका होता है भैया 1336 ग्राम जो है भैया होता है वयस्कों के मस्तिष्क का भार। चलेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि कागज पेंसिल विधि तथा स्वपरीक्षण विधि है, ये कौन सी विधि है, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये विधि भैया आपकी हो जाएगी प्रश्नावली, है ना। क्या बोलेंगे इसको? प्रश्नावली बोलेंगे। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, कितने कार्ड होते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10 कार्ड होते हैं। कितने? 10 कार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसका अर्थ शांत व आराम पसंद व्यक्तित्व है ना। निम्न में किसका अर्थ शांत व आराम पसंद व्यक्तित्व है, इसके बारे में बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिसोरोटॉनिक जो इसका भैया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिसोरोटॉनिक राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था को क्या कहा जाता है? जो स्फूर्ति की अवस्था होती है यानी कि द स्टेज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बात की गई है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपको आंसर देना है। तो सूक्ष्म शिक्षण भैया होता है आपका, इसको हम कह सकते हैं आश्रेणीय शिक्षण, है ना, जिसे हम बोलते हैं स्कॉल डाउन टीचिंग जो है ये आपका है सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है। अगर बात करते हैं इसको किसने दिया था, एलन ने बात की थी सबसे पहले। एलन कहाँ के थे? यूएसए के थे। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में किसने दिया था? ये पासी ने दिया था। ये भैया इंडिया के मनोवैज्ञानिक थे। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण किसका है। ठीक है। शिक्षण आप कर रहे हैं, कभी आप चिल्ला के बोल रहे हैं, कभी तेज बोल रहे हैं, कभी धीरे बोल रहे हैं, तो ये उतार चढ़ाव को क्या कह सकते हैं? क्या आप इसको समापन कौशल कहेंगे? क्या पुनर्वर्ण कौशल कहेंगे? क्या प्रस्तावना कौशल कहेंगे? नहीं, इसको हम कहेंगे भैया उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल है इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कभी उद्दीपन जो आपका है बढ़ जाता है, यानी कि स्किल ऑफ जो स्पिरिचुअल है आपका, वेरिएशन है भैया, स्टिमुलेशन है, ये भैया कम ज़्यादा आपका हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है ना। पूछा गया है कि सक्सेसफुल इनकल्सन नीड्स क्या है, इसके बारे में पूछी गई है। इसके बारे की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला है कि क्षमता निर्माण का अभाव। समावेशी में पूछा गया है कि क्षमता निर्माण का अभाव, क्या आंसर इसका सही है? नहीं। अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ठीक है, इसमें पूछा गया है। नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भैया? संवेदनशीलता होनी चाहिए बच्चे के, किसके लिए? समावेशीकरण के लिए, क्योंकि भैया इसका कोई इंपॉर्टेंस महत्व नहीं है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो भैया विशेषता जो सहानुभूतिपूर्ण है तो बिल्कुल सही है, तो होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक यानी कि शिक्षा तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वांछनीय सूचनाएं देने वाले भी होनी चाहिए, लेकिन ऑटोक्रेटिक मतलब हो गया एक तंत्रीय जो शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा गया है, विशेषता कौन सी नहीं है। तो सी हमारा जो है राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। बात की गई है कि इसमें से निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो पूछा गया है कौन सा है। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे, जो भैया सहायतापरक व्यवहार है ना, यही हमारा क्या है, सामाजिक मूल्य है। लेकिन इसमें दूसरा क्या है, प्राथमिक लक्ष्य हो ही नहीं सकता, मूल प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती, आक्रामकता भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ए हो जाएगा। सहायतापरक व्यवहार हमारा सामाजिक मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। अगर इसके लेखक की बात करेंगे भैया, लेखक कौन है, लेखक हो जाएंगे आपके स्किनर हैं। कौन है, स्किनर, याद रखिएगा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक स्किनर हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्किनर जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है ना कितने क्या होते हैं, ये पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो बी हमारा हो जाएगा, यानी कि 5 उप परीक्षण होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कौन थे भैया, बर्नर थे, थॉर्नडाइक थे, या कैटल हैं, या स्किनर हैं। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो कैटल इसका जो है राइट आंसर कौन है, कैटल हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल हैं। राइट आंसर कैटल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पर। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दर्पण चित्र परीक्षण की बात करते हैं, किसके मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया जो अधिगम की गति है इसको मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अधिगम की गति है, रेट ऑफ लर्निंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली, चाहे सीटेट की हो, चाहे सुपर टेट की हो, चाहे अन्य टेट की हो, क्लास डेली आपको मिलती रहे। अब आपको मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो के साथ। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली की डेली PDF और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती रहें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।